2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के तमाम विपक्षी दल अभी से तैयारी में दिख रहे हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी आखिरी लड़ाई की बात कह चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्षों तक बीजेपी की सहयोगी रहे जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। बुधवार को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मौके पर नीतीश ने केसीआर की जमकर तारीफ की। कहा कि केसीआर के चलते तेलंगाना अस्तित्व में आया और वहां की जनता केसीआर का साथ नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नीतीश ने केसीआर की जहां तारीफ की तो वहीं केंद्र पर भी हमले किए। कहा कि सिर्फ प्रचार का काम किया जाता है। बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था, लेकिन मांग पूरी नहीं की गई। आइए पहले देखते हैं नीतीश कुमार की ये खास बातें। दो नदियों से आपने जो सारा काम किया तो बहुत बड़ी बात है। अब कैसे इतना बड़ा बड़ा काम आप किए हुए हैं साहब, कैसे कोई आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करता है, हमको समझ में नहीं आता है। जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम होता है साहब? खाली सब चीज होता है। अब राज्यों को तो पैसा घट रहा है, पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। अब भाई हम लोग तो चले गए थे फिर लौट आए, तो इसलिए तो अलग बात है जो देख रहे हैं हम लोग हालचाल। और कहां भाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य, आप बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए तो यहां के लोग जो हैं, इस जिले के लोग बिहार के कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए हैं तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। आज स्ट्रेट टॉक में हम सवाल उठाना चाहते हैं, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जा रहा है, वो एक साथ एक मंच पर टिक सकेंगे? राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों के सभी नेता अपने आप में प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव तक सभी राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने चरम पर होगी और विपक्ष 2024 में भी बिखरा हुआ नजर आ सकता है। इस विषय से जुड़े आज के प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हैं। क्या 2024 की तैयारी में जुटा है विपक्षी दलों का महागठजोड़ और ये सफल हो पाएगा? आज के सवाल हैं कि क्या विभिन्न दलों के महागठबंधन से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी? हमारा यह भी सवाल है कि क्या कांग्रेस के बिखराव की स्थिति में बीजेपी विरोधी गठबंधन में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है? हमारा अगला सवाल है कि क्या 2024 आम चुनाव के तहत बीजेपी विरोधी दलों में फूट डालने का भी काम कर रही है? क्या बीजेपी विरोधी दलों में फूट डालने का काम कर रही है और क्या नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी महागठबंधन के नेता के तौर पर सर्वमान्य होंगे? तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी का दावा कितना मजबूत दिखाई देता है? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज स्ट्रेट टॉक में हम इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के अतिथियों के स्वागत से पहले हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आपका इस पूरे वाकये पर, मसले पर कोई विचार या सवाल है तो शो के दौरान जरूर उठाइए। आपके सवाल विचार लोकतंत्र के लिए जरूरी निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार गुंजन सिन्हा, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़ चुके हैं। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेट टॉक की शुरुआत गुंजन जी मैं आपसे करना चाहूंगी। तेलंगाना सीएम केसीआर का बिहार के सीएम नीतीश से मिलना और फिर बीजेपी का इसे डे ड्रीमर्स की मुलाकात करार देना, इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये नेताओं का मिलना जुलना बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी तक कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा टुटका सिद्धांत निकाल पाने में ये लोग सोच रहे हैं। बीजेपी ने एक टुटका निकाला हिंदू मुस्लिम डिवाइड का, सांप्रदायिकता का, हिंदू का, और उसको वह
वर्षों से सत्ता पर काबिज है। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से या किसी और पार्टी की कोई भी ऐसा कोई करिश्मा या कोई वादा या कोई चीज जो कि जनता के बीच में बैठ बना सके वो बड़े पैमाने पर वो सामने नहीं आई जी। इसका नतीजा कि ये इतना युद्धा जो होता है बस वही कोशिश भर जाती है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि तो मुझे युद्ध लेकिन उसका कोई खास निशान नहीं निकला। जी। गुंजन सिन्हा को आप सुन रहे होंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी। कांग्रेस जिस बिखराव की स्थिति में नजर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो विपक्षी दलों का गठजोड़ है, महागठबंधन है, इसमें नेतृत्व की भूमिका से कांग्रेस शायद पिछड़ती जा रही। देखिए, बिना कांग्रेस नेतृत्व और बिना कांग्रेस को साथ लिए इस देश में किसी भी महागठबंधन गठबंधन की आशा ही बेमानी है। नीतीश जी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे केसीआर जी हो, एक राज्य से बाहर इनका कोई आधार नहीं है। अपने राज्य से बाहर ये कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अपने राज्यों की छत्रप है ये जी। और ये भाजपा के विरोध में प्रयास कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। पर भाजपा के विरोध में प्रयास करने के लिए यदि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से मोदी जी भाजपा और संघ की फासिस्ट विचारधारा को ही मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा कि किसको कितने नंबर आते हैं। मोदी जी के गठबंधन एनडीए को ज्यादा नंबर आते हैं, क्या कांग्रेस यूपीए को ज्यादा गठबंधन आते हैं, या क्षेत्रीय दलों को ज्यादा नंबर आते हैं, और चुनाव के बाद किसका क्या गठजोड़ बनता है, ये इस बात पर तय होता है। जहां तक केसीआर जी का सवाल है, ये पहले भी भाजपा के साथ थे। ममता जी का सवाल है, वो भी भाजपा के साथ रह चुकी हैं। तो चुनाव के बाद ये क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि ये विपक्ष में टिकेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। बिना विपक्ष की धुरी, चाहे कांग्रेस को कितना ही दुष्प्रचार करे, चाहे मोदी जी कितना ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें, विपक्ष की कोई धुरी है तो कांग्रेस है। पिछले 2019 चुनाव में बेशक कांग्रेस को 53 सीट मिली, पर कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली थी। बीजेपी को खुद 301 सीटें मिली, पर उनको 18 करोड़ वोट मिली थी। हमसे 6 करोड़ वोट आगे थे। पर जिस दल को 12 करोड़ वोट मिली हो 2019 के चुनाव में, उनको राइट ऑफ कर देना, उनको ये कह देना वो कमजोर है, वो विकल्प है। हाँ, संख्या की दृष्टि से हम कमजोर हैं, और ये भी सत्य है कि हमारे चुने हुए विधायकों को हमारी सरकारों का, जनादेश का अपहरण कर मोदी जी ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर जबरदस्ती अपनी सरकारें भी बना रहे हैं। ये भी कटु सत्य है। और ये भी कटु सत्य है कि कांग्रेस के अंदर जो राज्यसभा जीवी है, जो जीवन भर राज्यसभा में रहना चाहते हैं, जो जमीन पर काम नहीं करते, जिनके नाम तो बड़े हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको बड़ा बनाया, उन नेताओं को तोड़कर, लालच देकर, दबाव बनाकर, कांग्रेस के विरोध में बयान दिलवाकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कांग्रेस खत्म हो गई हो, परंतु ये सत्य नहीं है। जहां तक गुंजन जी ने कहा कि वे भाजपा हिंदू मुसलमान का उनका एजेंडा है, सांप्रदायिकता, ये तय है, ये आज से नहीं है। चाहे जनसंघ पुराना स्वरूप था 52 से लेकर आज तक, तो भाजपा की राजनीतिक यात्रा है 70-72 सालों की। अगर उस नेहाजी उस राजनीतिक यात्रा पर चलोगे तो वो है ही सांप्रदायिकवाद पर है, वही वो धर्म के ऊपर है। और कांग्रेस ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और समानता, सह-अस्तित्व, गंगा जमुनी तहजीब की विचारधारा रखी है। अब मैं आखिरी बात कह के खत्म कर देता हूं। 7 तारीख को इसी भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लंबा संघर्ष करने के लिए 7 सितंबर को कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर लंबी 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, और वो भारत जोड़ो यात्रा 10 राज्यों से गुजरेगी। और मुझे विश्वास है उस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से
भारत में एक नई राजनीति का उदय होगा। जी, कांग्रेस अभी भी बहुत उम्मीदों में नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे और फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज हम बात करें विपक्ष के महागठजोड़ की। और गुंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वेद प्रकाश विद्रोही, उनको सुना कि कांग्रेस ही जो है वो विपक्ष की धुरी में है, विपक्ष की भूमिका में है और इससे नकारा नहीं जा सकता। बेशक जो बिखराव की स्थिति है वो इस वक्त बहुत ज्यादा चरम पर नजर आ रही है। गुंजन जी, बेशक बिखराव की स्थिति तो कांग्रेस में है, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसकी वजह यही है कि कांग्रेस पिछले कई चुनाव से, मेरे ख्याल से 49 चुनाव में से 39 में हार खा चुकी है, चाहे वोट कितने भी आए हों। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही है और उसने बहुत कई दशकों तक देश की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाई, योगदान दिया है। बल्कि हम ये भी कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ ही भारत में अंग्रेजों के दौर में या अंग्रेजों के तत्वावधान में राजनीति की शुरुआत हुई। तो कांग्रेस के महत्व कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस में अभी पिछले एक लंबे समय एक किस्म की गत्ता आ गई। पिछले 30 वर्षों से सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी उस कांग्रेस के नेता बने रहे हैं। कई प्रयोग किए गए, लेकिन इन प्रयोगों के कई बार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने आवाजें उठाई, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। और अब स्थिति यह आ गई है कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। हम समझते हैं कि पिछले 1-2 दिनों के भीतर 100 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा है साथ, और वो गुलाम नबी आजाद के साथ गए हों या कहीं और क्या हो, या यूं ही कम से कम पार्टी के भीतर वो केंद्रीय नेतृत्व है उसके उन्हें आवाज उठाई। आप जैसे मनीष तिवारी की बात देख लीजिए, इसके पहले 2020 में 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और लगा था कि कांग्रेस जो जड़ता है वो दूर, लेकिन हुई नहीं। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अभी खुद उस जड़ता से टूट चुके हैं और उसका नतीजा है कि वो कहीं कोई पार्टी छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, उनको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ के बाद भारत का जो मूल चरित्र है वह अद्भुतवादी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी, सबके भीतर विचारधारा की कोई बड़ी लड़ाई नहीं। हिंदू या सामुदायिक या जो कार्ड है बीजेपी का, कोई क्या एक टुटका है, उसकी बात अगर छोड़ दें तो फिर कोई मूल विचारधारा में कोई बहुत ज्यादा फासला नजर नहीं आता विरोधी पक्षों में और बीजेपी में। ये मतलब कांग्रेस भाजपा के एक जो एक दायित्व होता है कि वो कोई एक ऐसा टुटका इलाज करता है, उसका मुख्य काम होता है कि वह विश्वास दिलाए, भरोसा दिलाए कि हम कुछ कर रहे हैं, उससे परिवर्तन होगा या स्थितियां सुधरेगी। जी ये खोज नहीं करें, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा करें या कुछ करें। कि भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की तरफ से या कुछ अन्य नेताओं की तरफ से भी कमेंट आया है कि भारत जोड़ो के बदले कांग्रेस को चुनें। कांग्रेस में जो अभी चुनाव अपने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, उसको लेकर एक विभ्रम बनी हुई है कि पार्टी का जो इलेक्टोरल रोल है उसी को लेकर विवाद चल रहा है। जी कई नेताओं ने मांग की है, मनीष तिवारी ने मांग की है को पब्लिश किया जाना चाहिए, लेकिन नेतृत्व तैयार। इस तरह से यह नहीं मान सकते कि स्थितियां काफी हैं और ऐसा नहीं। जी वेद प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार को एज अ अपोजिशन जो है लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और यही वजह है कि जब बिहार में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा था तो बीजेपी को परेशानी बहुत ज्यादा हुई थी, हलचल केंद्र तक जो है महसूस की गई थी। और अब केसीआर जब वहां पर मिलने गए हैं तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस अगर इससे इनकार करेगी तो पहले से ही बिखराव झेल रहे हैं और कहीं ज्यादा नुकसान न उठाना पड़ जाए। नेहा जी, मैं गुंजन सिन्हा जी की एक बात का जवाब देते हुए आपकी बात का उत्तर देता हूं। जी गुंजन जी ने कहा कि कांग्रेस में इलेक्टोरल रोल की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस ने इनकार कर दिया। उनका ये तथ्य गलत है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि 17 सितंबर से
चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 17 सितंबर को जब चुनाव शुरू होगा सबको इलेक्टोरल रोल दे दिया जाएगा। तो ये बात ही कहां उत्पन्न होती है कि वह हम इलेक्टोरल रोल देने से इनकार कर रहे हैं, ये दुष्प्रचार है। दूसरी बात, तो ये दुष्प्रचार क्या कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं? क्या ये दुष्प्रचार? मैं कह रहा हूं दुष्प्रचार है, गलत कर रहे हैं, मैं यही बात तो कह रहा हूं ना। उनके अपने कारण है, वो मैं बताऊंगा आपको जब आपका सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूं। आपने कहा कि नीतीश जी को नेता मान रहे हैं, कांग्रेस इसे नकार रही है। हम किसी बात को नहीं नकार रहे, हम कह रहे हैं कि जो चाहे प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, कोई गठबंधन बनाए, ये उनकी अपनी इच्छा है। परंतु राजनीति का धरातल ये है जब नीतीश जी का खुद अपने बिहार के अंदर पूरा प्रभाव नहीं है, वो कहां प्रधानमंत्री के उम्मीदवार प्रोजेक्ट हो जाएंगे? नीतीश जी कितनी सीट ले आएंगे? केसीआर जी कितनी सीट ले आएंगे? केजरीवाल जी की 20 सीटों से ज्यादा वो कहीं पूरे देश के अंदर लड़ाई के अंदर नहीं है। तो ये अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार को घोषित कर रहे हैं विपक्ष के नेता, यही जाने अनजाने में मोदी भाजपा संघ की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, या गलती कर रहे हैं, या उनको विपक्ष के बिखराव होने का अवसर दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन हो, ये तो चुनाव के बाद जी राजनीतिक परिस्थितियों, चुनाव के बाद जनता के जनादेश में मिले नंबर के बाद तय होगा। आज आप पहले एक होकर चुनाव तो लड़िए, एक होकर भाजपा संघ की फासिस्ट नीतियों का, सांप्रदायिक नीतियों का मुकाबला तो कीजिए, चुनाव तो जीतिए, उसके बाद प्रधानमंत्री पद कौन होगा ये बात उठेगी। या आप लोग एकता करना चाहते हो तो पहले जितने लोग दल एक होना चाहते हैं वो एक साथ बैठे और बैठकर फैसला कर ले कि हमारा कौन प्रधानमंत्री पद का लेकिन आप ये जो बात एक साथ बैठने की कर रहे हैं, कांग्रेस अपने ही नेताओं को तो एक साथ नहीं बिठा पा रही, फिर आप जो दूसरे दल हैं जो विरोध में अलग अलग राज्यों में, उनको कैसे एक साथ लाएंगे? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस कैसे? देखिए नेहा जी, कांग्रेस का आप पुराना इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस में आना और जाना चला रहता है। कांग्रेस कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस का निर्माण, कांग्रेस की बढ़ोतरी जन संगठनों के रूप में हुई है, एक विचारधारा के रूप में हुई है। तो कांग्रेस में तो आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन नेताओं की बात कर रहे हैं वो कहां के कितने बड़े नेता हैं, उनका जनाधार आप नाम गिना देते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने 30 साल से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, वो इतने ही बड़े नेता हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते लोकसभा का? आनंद शर्मा जी ने अपने पूरे जीवन के अंदर एक चुनाव नहीं लड़ा है। मनीष तिवारी जी जब पहली बार एमपी बने थे, एमपी बनते ही उनको मंत्री बना दिया और 2014 में कांग्रेस के बुरे दिन आए, बीमारी का बहाना करके चुनाव से भाग गए। और जब 2017 में पंजाब के अंदर दोबारा कांग्रेस की मजबूती आई, 2019 में चुनाव लड़ लिया। तो ये लोग आरपीएन सिंह है और चाहे ज्योतिराज सिंधिया है, ये अपने कारणों से, जतिन प्रसाद है, ये जितने भी नेता हैं। लेकिन आपने जितने भी नेताओं के नाम गिनाए हैं, इन सबको कांग्रेस ने ही विभिन्न पदों पर बिठाया है। कहीं रणनीतिक वो कांग्रेस के बल पर ही नेता थे, आज उनकी क्या स्थिति है? जतिन प्रसाद जी कांग्रेस में बहुत बड़े नेता थे, भाजपा ने उनको पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री ने उनके ओएसडी को हटा दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि शुक्र करो हमने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्या तो चुप रहो या जेल में भेज देंगे, चुप बैठा है। आरपीएन सिंह सर धज कर गए थे कि तुम्हें राज्यसभा में भेजेंगे, तुम्हें टिकट देंगे, ना टिकट दी ना राज्यसभा दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब फ्रंट नेता होते थे, आज जब भाजपा की मीटिंगें होती है, कार्यक्रम होता है, चौथी लाइन के अंदर नंबर आता है। तो ये कांग्रेस के बनाए हुए नेता थे, कांग्रेस में बड़े नेता कांग्रेस ने बनाए थे। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद अब ये भी तो देख लो उनकी स्थिति क्या है। क्या भाजपा गैर संघ के नेताओं को कोई महत्वपूर्ण या कोई बहुत बड़ा ओहदा दे देगी? ये भाजपा का इतिहास तो नहीं बताता। भाजपा तो यूज एंड थ्रो की पार्टी करती है। लेकिन आए दिन जो भाजपा में है, आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो रहे। कुलदीप बिश्नोई का एक ताजा उदाहरण है। गुंजन जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि
केसीआर ने बड़ा भाई कहा है नीतीश को, और इस सवाल पर जवाब लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक पहले लेती हूँ, ब्रेक से लौट के इस सवाल का जवाब गुंजन जी से लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गुंजन जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था कि क्या बड़े भाई कहना केसीआर का ये दर्शाता है कि नीतीश कहीं ना कहीं जो अनडिक्लेयर्ड जो फेस हैं अपोजिशन के, वो बनाए जा रहे हैं? ऐसा अगर आप कह रही हैं तो फिर हमें यह भी याद करना चाहिए कि नीतीश जी भी लालू जी को बड़े भाई कहते हैं, और ये राजनीति में बड़े छोटे भाई का ये जो चलन है, ये कब कहाँ करवट मार देगा कोई ठिकाना नहीं। इस पर ज्यादा विस्तार में जाने के पहले हम विद्रोही की एक दो बातों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को उन्होंने नाम लिए कि कांग्रेस के नेता थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे, कभी चुनाव नहीं लड़ा, तो ये तो कांग्रेस की कमजोरी रही ना कि उसने एक ड्राइंग रूम कल्चर वहां भी बना रखा था। वही ड्राइंग रूम कल्चर आप बीजेपी में भी देखिएगा, उनकी कार्यशैली में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां भी नेता ऊपर से लैंड करते रहे और यहाँ भी नेता नीचे ऊपर से लैंड करते रहे। जमीन से जुड़े हुए नेता आते हों, ऐसा तो हम कम देख पाते हैं। अचानक ऊपर से कोई, अब आप देखिए कि जो उन्होंने, आप विद्रोही जी ने सीटों की बात कही कि सीटें कितनी आएंगी उस पर तय होगा। उन्हें याद होगा, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हें याद होगा आपको विद्रोही जी कि मात्र 17 एमपी के साथ में चंद्रशेखर जी थे और वो भारत प्रधानमंत्री बन गए। मधुपुरा झारखंड में उनके पास कोई पार्टी नहीं थी, दल के जीत के आए थे, अकेले थे पार्टी, और बहुत से सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बन गए। तो यह विचारधारा की राजनीति तो है नहीं, तो एक फॉर्म पर खड़े हैं तो ट्रेन पहले आ गई या जो ज्यादा आ गई उसमें चढ़ गए। इस तरह का चलन है, विचारधारा का टकराव होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या व्यक्ति इसमें शामिल होगा या नहीं शामिल। लेकिन हम देखते हैं कि उस तरह का, देखिए नीतीश जी की बात जो आप कह रहे हैं, नीतीश जी कभी लालू जी के साथ होते हैं, कभी उनके खिलाफ हो जाते हैं। उनसे आप कैसे, यहाँ की बिहार में भी वो मेजोरिटी में नहीं, वो आरजेडी के दम से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी हाल तक वो बीजेपी के दम से बने हुए थे। तो ये जोड़ तोड़ की बात है, और इसमें कब किसने क्या ज्यादा इसका वजन नहीं। जी, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। जी, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार नेहा जी। नमस्कार। मैं भास्कर बोल रहा हूँ जी, कैलिफोर्निया से। मैं इसमें आपके थोड़े से विचार रखना चाहता हूँ आप आज के आपके इस टॉपिक पर जी। जी जी। अगर आप मुझे इजाजत देंगे निष्पक्ष पत्रिका के माध्यम से तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको, वैसे ये सब कुछ है ही, देखिए जी कांग्रेस को ही ले लेते हैं। नेहा जी, आपको याद होगा, देश को भी याद है कि जब ये 2008 के वो जो मुंबई अटैक हुआ था, आपको जान के, देश को जान के हैरानगी होगी कि उसमें 168 या 170 के लोग या 192 इस तरह के कुछ लोग मरे थे तब। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसमें 4-5 अमेरिकन थे। तो तब वो बुश हुआ करते थे प्रेसिडेंट। तो उन्होंने इनको बोला, मनमोहन सिंह जी को, कि हम आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए लिंगर हुआ। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, ये हो जाएगा। इन्होंने अपने रीजन दिए जी। अब आपको जान के ये हैरानगी होगी नेहा जी, और लोगों को भी जान के हैरानी होगी, बल्कि तो होना चाहिए कि इस आतंकी अटैक में कोई माने या ना माने, इसमें गवर्नमेंट का हाथ था, इसमें मनमोहन सिंह जी का हाथ था, इसमें वो आपके जो गृह मंत्री हैं, आपके वो जो चिदम्बरम जी हैं, उनका हाथ था, बॉलीवुड का हाथ था। ये अपने भारत सरकार के लोग थे इन की पोजीशन जो कि इसमें शामिल थे। इट इज शॉकिंग। ये नोवेयर इन द वर्ल्ड जिसको ये कांग्रेस के कह रहे हैं कि वो ये है, वो है बड़ी पुरानी पार्टी, और वो जितना बेड़ा गर्क करके गई हुई है, अगर उसके वो
आए कि उन्होंने किस किस तरह के छुपके से कानून बनाए हुए हैं, किस तरह से वो बना के चले गए बिना परमिशन के, बिना कैबिनेट अप्रूवल के, और वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके गए, तो इनका बड़ी हालत खराब हो जाएगी। और वे लोगों में आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह ये करें। कांग्रेस एक सोच है, नहीं, सोच को बहुत बड़ा एलिगेशन आपने लगाया मुकेश जी आपने, लेकिन इसका कोई साक्ष्य पेश करना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बिना साक्ष्य के इस तरह के संगीन आरोप लगाना बहुत जो है जी बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा कहा ये, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसका मैं आपको बताऊं कि ये किसी न्यूयॉर्क टाइम का कोई आर्टिकल नहीं है जी, गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है FBI को, क्योंकि उन्होंने भी इसकी सर्च की है जी। जब इसकी वो आएगी ना डिटेल, कांग्रेस के प्रवक्ता है मुकेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो आपकी इस आरोप पर कुछ बात रखना चाहते हैं। जी वेद प्रकाश जी। जी उनको सामने टेलीविजन पर इस तरह की बात करना, ये तो एक किस्म से भारत का ही अपमान करना है जी। हमने अमेरिका की सहायता नहीं मानी, हम अमेरिका का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप में सक्षम हैं, और जहां जहां अमेरिका ने हस्तक्षेप किया उन देशों का क्या हाल हुआ सारी दुनिया जानती है। जी ठीक है ये मुद्दा ये बिल्कुल ही अलग मुद्दा है, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, इसको हम अलग रखते हैं जी। नहीं आप एक मिनट जी अलग मुद्दा है, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, आज का ये मुद्दा नहीं है जी। असल में देश को तोड़ने वाले लोग हैं जी बिल्कुल। आप कांग्रेस की आलोचना करो, आपका अधिकार है, मुझे आप एक कानून बता दें जो कांग्रेस ने बिना कैबिनेट की अप्रूवल के पास कर दिया हो। हमारे एक दूसरे कॉलर आ रहे हैं, हमारे दर्शकों की जो राय है उससे कोई जो है संबंध नहीं है, हम अपने आप को इससे अलग रखना चाहते हैं और देश की जो संप्रभुता है वो हमारी प्राथमिकता। हमारे पास एक और कॉलर जुड़े, उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, ये मैं बात कहूँ जी आप अपनी बात रखिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। लगता है कि हमारा बहुत घटिया सोच है जी। जितेंद्र जी बात रखिए अपनी, हम सुन पा रहे हैं आपको। चल रही है, ये ऐसे सोच नहीं रखना चाहिए आपको। आज का माहौल जो है उसको देखना चाहिए जी। कांग्रेस, मैं मानता हूँ कांग्रेस वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं मानता हूँ आप अपनी पुरानी एग्जाम्पलें देते रहते हैं, बहुत पहले की बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपकी हालत बहुत खस्ता है, आप लोगों को चाहिए कि इस माहौल में बड़े बड़े आपके लीडर जो बिक रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, धड़ाधड़ अब जो बड़े बड़े कुछ रह गए हैं वो भी उनकी भी पता नहीं है, कल रात आज रात या परसों वो भी निकल जाए जी। आपको मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल, बहुत जल्दी, किसी इंसान की बहुत बड़ी बिजनेस था 50-100 साल पहले, उसके बाद वो बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए, उसके बच्चे उसको चला नहीं पाए, तो आज वो उनकी ये बिजनेस की हालत है कि बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ है। यही कांग्रेस की हालत है, आपको जो पहले थी वो मानता हूँ बहुत बढ़िया थी, अब आपको उसको कंट्रोल ग्रिड में बनाना पड़ेगा, इकट्ठे करना पड़ेगा सबको। तो ये आपकी बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, सब लोगों को आप इकट्ठे करके एक ऑपोजिशन की बड़ी स्ट्रांग पार्टी बनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं हमारे जो दूसरे कॉलर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका, आपने अपनी बात रखी। तो ये तो हमारे दूसरे कॉलर और दर्शक जो अपनी बात यहाँ पर रखते हैं, हम उस तरह की बातों को यहाँ पर प्रमोट नहीं करते। मेरा यहाँ पर एक स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है वेद प्रकाश जी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। बातचीत में आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जिस तरह से कांग्रेस में बिखराव है, नीतीश कुमार को एज अ PM फेस की बात हम कर रहे थे, लेकिन गुंजन जी आपने इससे इनकार किया है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से केंद्र में आला कमान में एक परेशानी देखा जाना नीतीश को एक पावरफुल नेता बनाता है। नीतीश को पहली बात तो हम जो अभी आपके दर्शक ने कहा वो बेहद गलत बात कही, इसमें हम वेद प्रकाश जी से बिल्कुल सहमत हैं जी। इस तरह का आरोप लगा देना बिना किसी सबूत के वो अच्छा नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो नीतीश जी की बात है, तो यहाँ नीतीश जी हैं, उधर ममता जी हैं, कई लोग हैं, और यह कह पाना बहुत कठिन है कि वो नीतीश जी का बिहार पर ही नहीं है, बिहार में ही बहुमत पूरा उनका नहीं है, तो पूरे देश में वो कहाँ से कल्पना कर सकते हैं। वो एक
हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी जिसमें हम मान के चले कि कौन अगला बनेगा। उसी बात यह है कि वो बनने के लिए भारत के, अगर आप चुनावी चरित्र को देखें तो नेताओं के पास एक टोटका होना जरूरी है। नीतीश के पास कौन चीज है, वैसा कौन सा टोटका है जिसको लेकर के वो पूरे भारत की जनता को आकर्षित करते हैं? ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा ममता जी के पास भी कुछ भी नहीं। केसीआर को खूब लोग समझते हैं कि 90% लोग उत्तर भारत नहीं जानते, तो उनका मिलना इससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगती है कि ये लोग कोई बीजेपी के का विकल्प दे पाएंगे। दिख रहा है सबसे बड़ी जो चुनौती है कि बीजेपी ने जो हिंदू अस्मिता का छुटका निकाला है। देखिए कि मेरा यह मानना है कि भारत की राजनीति विचारधारा की राजनीति का राजनीति नहीं है, यह की राजनीति नहीं। या को लेकर के महात्मा गांधी ने नमक बनाया, उसको लेकर पूरे देश में क्रांति आ गई। हम लोग उनके वैसे कौन सी चीज जो एक ऐसी हो जो किसी को चमत्कार की तरह से आकर्षित, वैसा चमत्कार को विपक्ष किसी में देखने में नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस ने जो एक तो कहिए कि जो अनिच्छुक नेतृत्व है, जो नेता नहीं बनना चाहते, जो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते, उन नेताओं के हाथ में कमान है, तो हम वहां भी वह उम्मीद नहीं देख पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कहना कठिन है। जी, बहुत अभी एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और फौरन लौटेंगे अपने कुछ और सवालों के साथ। बात फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बात आगे बढ़ाते हैं। वेद प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से केसीआर ने पटना में बीजेपी मुक्त भारत की बात कही है, तो ये साफ प्रयास नजर आ रहा है कि वो एक कैंपेन एंटी बीजेपी चला रहे हैं और जवानों को, जो शहीद जवानों के जो परिवार वाले, उनको जो सहायता राशि दे रहे हैं, ये इसी का एक हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस लगातार जो केसीआर का है वो पीछे खींचती नजर आती है। और खास करके जब तेलंगाना की बात करूं मैं, तो वहां पर आपके जो स्टेट चीफ है उन्होंने कहा है कि राज्य का पैसा है वो खर्च कर रहे हैं टीआरएस को बढ़ाने की कोशिशों में। क्या कहेंगे? नेहा जी, चाहे कोई कांग्रेस मुक्त भारत की बात करे, चाहे कोई भाजपा मुक्त भारत। वेद प्रकाश जी, मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दें। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, छोटी सी बात उनकी ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए वेद प्रकाश जी। नेहा जी, चाहे कोई कांग्रेस मुक्त भारत की बात करे जी, चाहे कोई भाजपा मुक्त भारत की बात करे जी, ये धरातल की वास्तविकता से कोसों दूर बातें हैं और हवाई बातें हैं। न भारत कांग्रेस मुक्त होने वाला और न भारत भाजपा मुक्त होने वाला। पार्टियां कमजोर और ताकतवर होती रहती हैं जी। और जहां तक आपने बताया तेलंगाना का, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राजनीति के हैं। कांग्रेस को जी तेलंगाना में लड़ना है तो केसीआर की आलोचना भी करनी होगी, और जब व्यापक गठबंधन बनाना है तो उनको एडजस्ट भी करना होगा। ये भारतीय राजनीति का ऐसा ही दौर चल रहा है। आपने कहीं ना कहीं भाजपा के भी अस्तित्व की बात जो है वो उससे नकारा नहीं है, जिस तरह से भाजपा ने बेशक कांग्रेस। मैं एक बात गुंजन जी की बात को कह रहा हूँ। गुंजन जी ने कहा कि भाई उदाहरण दिए, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया एक वोट वाला, कोई प्रधानमंत्री बन गया। ये भारत की राजनीति की वास्तविकता है। यही मैंने कहा था कि चुनाव के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण ये संभव है कि नए गठजोड़ों तो गठजोड़ जो है वो चुनाव के बाद इस कॉन्सेप्ट पे अभी भी नजर आ रही है। कांग्रेस एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे हमारी बात है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम अभी कमजोर हैं, हमें मजबूत होने की जरूरत है। हम इस वास्तविकता को भी स्वीकार। जी, एक कॉलर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नेहा जी नमस्कार, मैं सतीश बोल रहा हूँ जी। बस मेरे को इतना कहना था, बड़ी जो 2-3 साधारण सी बातें हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उसका वो लाजवाब होती है और भारत के लोकतंत्र में तो विपक्ष की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन पिछले 2 जो बड़े इलेक्शंस हुए हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, जैसे 19 का इलेक्शन था, उसमें जब बीजेपी जीती तो वो देखिए बीजेपी की जो जीत थी ना,
तो हम बीजेपी के इतना बहुमत, इतनी भारी जीत नहीं मानते जितनी विपक्ष की हार मानते हैं। विपक्ष ऐसा साफ हुआ मैदान से, उस विपक्ष में कांग्रेस भी आ जाती है। तो मैं कोई कांग्रेस को आइसोलेट नहीं कर रहा, मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में देखिए विपक्ष बिल्कुल खत्म हो गया। और एज लेट एज ये पीछे जो यूपी के इलेक्शन हुए हैं, यहाँ मैं खास आपको कहूंगा कि यूपी के इलेक्शंस में देखिए वहां पे जिस वक्त ये बीजेपी की 100 सीटें कम हुई, ये 50 सीटें कम हुई, वो हुई क्योंकि उन्होंने 3 जो काले कानून जो कृषि के पास किए थे उसके बारे में लोगों के मन में उनके लिए धारणा अच्छी नहीं थी। वो क्यों पास कर लिए थे बीजेपी ने? इसीलिए क्योंकि वहां पे कोई विपक्ष था ही नहीं। उन दिनों, आज से 3 साल पहले आप देखिए जिस तरह इन्होंने लोकसभा में बीजेपी ने वो 3 कानून पास किए, उन्होंने बिल्कुल विपक्ष को ऐसे उल्टे हाथ से एक तरफ कर दिया। क्योंकि जी, तो लगता है उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी समस्या की वजह से। मैं अपने दर्शक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की कमज़ोरी जो है वो ये विभिन्न जो क्षेत्रीय दल हैं उनको कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में लाती है। किसानों की ही बात की जाए तो जो केसीआर है वो किसानों के मुद्दे पर सभी किसानों के साथ बैठकें भी करते हैं, केंद्र को भी लताड़ते हैं, लेकिन किसानों के साथ कांग्रेस का जो कनेक्शन है वो कमजोर पड़ता नजर आता है। देखिए नेहा जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ हम कमजोर हुए हैं, पर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब वाजपेयी जी का शासन था तब भी यही कहा जाता था और 2004 में भी यही कहा जाता था कि इंडिया शाइनिंग हो रहा है, सोनिया गांधी का कोई नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं, उनके खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा चरम पर था, फिर भी भारत की महान जनता ने उनको हरा दिया और हमें जिता दिया। तो ये सब कुछ आपकी बातें सही है, पर मैं समझता हूं यदि भारत की जनता ये महसूस करेगी कि मोदी भाजपा संघ की फासिस्ट नीतियों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, बिगड़ी आर्थिक हालात से उनका जीवन बद से बदतर हो रहा है, तो इस देश की महान जनता कमजोर कांग्रेस को, कमजोर विपक्ष को भी फिर ताकत देकर मजबूत मोदी जी को हरा देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है तो हर जगह। अब जनता चाहेगी तो हमको जिता भी देगी। ये मान लेना कि भाई कमजोर हो गए तो हम जीत नहीं सकते। आपको याद होना चाहिए 84 के अंदर कांग्रेस के 425 सीट आए थे, क्या हालत बनी फिर उसके बाद। जनता चाहेगी तो मजबूत को कमजोर कर देगी, कमजोर को ताकतवर कर देगी। लेकिन यही जनता जो है वो जी, क्या आप मैदान में है या नहीं है? जी, कांग्रेस मैदान में तो है, कमजोर है, मैं मान रहा हूं, मैदान में है, विपक्षी दल है, मैदान में है, पर बिना नेता के, मानता हूं जी, पर बिना नेता के दबाव में एकता भी हो जाती है और जनता के दबाव में जीत भी मिल जाती है। जी, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व का संकट लगातार बना हुआ है लंबे समय से। गुंजन जी, जिस तरह से किसानों की ही बात की जाए, क्योंकि एक किसान आंदोलन से विपक्ष की जो भूमिका है इस पर भी एक सवाल खड़े हुए थे कि सीधे सीधे किसानों ने जो है विपक्ष की भूमिका निभाई और एक बड़ा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चलाया। तो देश में एक ऐसी संभावना नजर आई कि विपक्ष बेशक कमजोर हो गया हो, लेकिन जो किसान है अगर एकजुट हो जाए तो वो बीजेपी की जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको जो है वापस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। किसानों के मुद्दे पर केसीआर का जो रुख मैंने देखा है वो कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आता। गुंजन जी। नेहा जी, आपने बहुत अच्छा विषय दिया किसान के आंदोलन का। हम आपको याद दिलाना चाहें कि लखीमपुर के वहां किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, वो अभी भी आपके यहाँ बने हुए हैं जी। और कांग्रेस वहां लखीमपुर में कोई बूथ आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। नतीजा क्या हुआ कि वहां की सारी सीटें इस इतनी घटना के बावजूद सारी सीटें बीजेपी को मिली वहां। तो वहां हमने एक अनुचित पक्ष, कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां विपक्ष को गैर हाजिर पाते हैं। या एक ड्राइंग रूम या स्टेटमेंट या ट्वीट जारी करने से खड़ा नहीं कर सकता। तो आप देखिए कि अभी गुजरात में उस लड़की को
उसके पदाधिकारियों को रिहा किया गया, हमें नहीं लगता है कि वहां पर कोई कांग्रेस ने जाकर के कोई बहुत बड़ा को खड़ा किया हो जी। यह जो कांग्रेस की कमी है कि यह मैदान पर उतर करके उन मुद्दों के साथ, किसानों के साथ खड़े होने के बाद आप अगर कहीं ट्वीट कर देते हैं, कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है जी। राजनीति में वो जिससे महात्मा गांधी कलकत्ता गए या जहां आग लगी वहां थे, वो हम कमी यहाँ पाते कि कभी करने की कोशिश प्रियंका गांधी को रोक दिया तो रोक चली आई वापस, एक दिन धरना दिया, बात अगले दिन खत्म हो गई। इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे किसानों के या जो सांप्रदायिकता है उसके, हम यह देख रहे हैं कि एक तो कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष में किसी के पास कोई ऐसा टोटका नहीं है जो कि बीजेपी के सांप्रदायिकता के टोटके का सके, तोड़ निकाल सके। जी जी, संक्षेप में समय समाप्त हो गया जी, संक्षेप में। एक मिनट हमसे जी जी, जैसा भी हो, किसी भी बीजेपी जैसी भी पार्टी को पद मंडली को उस पद मंडली है, इधर विपक्ष के पास ऐसा कोई व्यक्ति तक नहीं आ रहा है जी, जो एक बहुत जो है लोकतंत्र के लिए जो सही संकेत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं आज के पैनलिस्ट का, साथ ही अपने दर्शकों का भी जिन्होंने अपनी बात रखी। और आज अब आखिर में मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपना स्ट्रेट टॉक से कोई भी बात शो के दौरान अगर नहीं रख सके हैं तो अपनी बात आप info.justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए शो में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।